हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सलीम के ट्यूटोरियल्स पे। आज के इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट्स एचएससी साइंस या 12th साइंस के बाद बीई या बीटेक में 4 साल के कोर्स के लिए इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जारी किया है। तो इसका एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन है या ई स्क्रूटिनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शेड्यूल किस तरह से रहेगा, ये सारे बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन बीई या बीटेक में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। प्रोसेस जो है एप्लीकेशन का, एक तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं या ई स्क्रूटिनी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है और ई स्क्रूटिनी क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब क्या है कि आपको एडमिशन लेना है तो आप एलिजिबल हो या नहीं उस एडमिशन के लिए, तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यानी जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख से आएंगे या एनआरआई जो आउट ऑफ कंट्री से रहेंगे, तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र कैंडिडेट का डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया है कि वो इंडियन नेशनल होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पे है पास्ट एचएससी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब उसको इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या एचएससी पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए, और केमिस्ट्री या अब देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स या फिर कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, इंफॉर्मेशन आईटी चलेगा, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस चलेगा, या कोई एग्रीकल्चरल, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स या बिजनेस स्टडीज़, जितने भी ये कोर्सेस यहाँ पे बताए गए हैं उनको उस कोर्सेस में एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट है 45% मार्क्स होने चाहिए। मतलब एचएससी साइंस में आपको अगर 45% मार्क्स है टोटल तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। या नेक्स्ट एटलीस्ट 40% मार्क्स, मतलब अगर 45% किसके लिए, जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं रिजर्व कैटेगरी में उनके लिए है 40% का क्राइटेरिया। ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है कि वो कैंडिडेट ने MHT CET 2023 में नॉन ज़ीरो मार्क्स से, यानी उसको नॉन ज़ीरो स्कोर होना चाहिए। MHT CET 2023 जो CET सेल ने कंडक्ट की है उसमें उसको मार्क्स कितने चाहिए, नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो से ज़्यादा, वो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। सेकंड, अगर किसी स्टूडेंट को डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली सिर्फ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो वो भी डायरेक्टली 3 इयर्स के मतलब 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट किया है और उसको अगर एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर में तो वो भी इस फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा के बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट ओपन कैटेगरी के लिए 45% या जो भी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज 40% का है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट, पास्ट 3 इयर्स डी वोकेशनल स्ट्रीम या 3 साल का कोई डिप्लोमा इन वोकेशनल स्ट्रीम में अगर पास आउट हो चुके होंगे तो ये भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अगर ऑल इंडिया कैंडिडेट रहेगा तो यहाँ पे जितने भी क्राइटेरिया मैंने बताए हैं वो तो क्राइटेरिया यहाँ पे है ही, अलॉन्ग विथ यहाँ पे JEE, मतलब JEE अगर मेन उन्होंने एग्ज़ाम दी है BE बीटेक के लिए तो वहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं, प्लस MHT CET का की भी दिया होगा तब भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही यहाँ पे उन्होंने दोहराई है। और यहाँ पे NRI अगर रहेगा तो यहाँ पे एनी अदर क्राइटेरिया डिक्लेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो NRI के लिए अलग से क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको एडमिशन अगर लेना है तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट दिया है www.mahacet.org, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है और एज़ पर द शेड्यूल आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी MHT CET इस साल की, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी अगर इस साल में उन्होंने
MHT CET दिया है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से मतलब ये 800 रुपये फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि MHT CET आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, मतलब एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने MHT CET का फ़ीस भर दिया है, ठीक है। However, other candidates who have obtained score which is valid for admission in academic year 2023-24 in JEE, मतलब JEE दिया है, MHT CET नहीं दिया है, तो उनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको फ़ीस पे करना ज़रूरी है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी का होगा तो 800 रुपये पे करना है ऑनलाइन, MHT CET में पे किया है तो नहीं करना है, अगर किया है JEE के बेस पे आप पर ले रहे हैं तो आपको करना है, या दोनों आपने किया है तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये पे करना है और NRI के लिए 5000 है, तो इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट शेड्यूल यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे जितने भी आपको शेड्यूल यहाँ पे बताया है कि जो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, यहाँ पे ये आपको याद रखना है, फर्स्ट डेट और लास्ट डेट। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे कोई आपको ऑफलाइन जाके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो आप कहीं से भी ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसका डेट उन्होंने दिया है 24 से लेके 3 जुलाई तक। याद रखो 3 जुलाई यहाँ पे एक स्टार मार्क किया है, मतलब अगर 5 बजे के बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया तो एक दो कैटेगरी के एडमिशन होते हैं, एक तो होता है कैप और दूसरा होता है नॉन कैप, ठीक है। तो इसको समझने की बहुत ज़रूरी होती है। कैप यानी क्या कि जो भी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस से आप एडमिशन करते हैं विद इन द शेड्यूल, मतलब 3 जुलाई से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप कैप के अंडर रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट की जितने भी स्कॉलरशिप्स है आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने देर की 5 बजे से, मान लो 5 बजे के बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सीट नॉन कैप में कंसिडर की जाती है, मतलब आपका एडमिशन इंस्टीट्यूट लेवल पे होगा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप का, यानी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो भी होती है वो। तो याद रखें कैप में ही आपको एडमिशन लेना है अगर आपको स्कॉलरशिप के बेनिफिट लेने हैं तो। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, 24 से लेके 4 तारीख तक, मतलब 4 जुलाई, 24 जून से 4 जुलाई तक, ये भी 5 बजे तक का टाइम दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उन्होंने डेट दिया है, मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना है। तो याद रखें 2 तरह से आप जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन या ई स्क्रूटिनी। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब क्या, अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ जहाँ भी FC सेंटर रहेगा, जिसे हम फैसिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे जाके आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई फिजिकली करने पड़ेंगे। मतलब आपको एक टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस टाइम पे सिलेक्ट जाके वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। और दूसरा मोड है ई स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी में क्या होता है कि आप बस क्या करिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद में सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पे ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड किए हैं वो वेरीफाई वहीं पे होंगे लेकिन ऑनलाइन होंगे, आपको फिजिकल वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होता है तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन में ही आपको समझ में आएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो आप वो फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं रिवाइज, ठीक है। तो आपको बार बार फैसिलिटेशन सेंटर पे पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ई स्क्रूटिनी और फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है फिजिकली जाके तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। मान लो नज़दीक कहीं साइट है आपके FC सेंटर, तो वहाँ पे जाके करिए। अगर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, ई स्क्रूटिनी का मोड सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा है ई स्क्रूटिनी के ऊपर, यहाँ पे लिखा है अगर ड्यूरिंग ई स्क्रूटिनी इफ़ नो एरर इज़ फाउंड, अगर वहाँ पे एरर फाउंड नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल, मतलब वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ऑनलाइन ही मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑनलाइन ही आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ एडिट भी करना है तो आपका फॉर्म फिर से ओपन होता है, फिर से आप एडिट कर सकते हैं और फिर से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं, मतलब आप फिर से उसको शेड्यूल कर सकते हैं ई स्क्रूटिनी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप
जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करने वाले हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं HSC 10th या वो पहले आप क्या करिए, अच्छे से स्कैन करके रखिए और इसको कहीं पे ईमेल पे क्या करिए, ड्राइव के ऊपर रख लीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में स्कॉलरशिप के लिए किसी अदर पर्पज़ के लिए लगते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एडमिशन के वक्त क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो आपको भागदौड़ करनी पड़ती है। तो ये ध्यान में रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो स्कैन करके आप अपनी ईमेल पे ड्राइव पे रख लीजिए। उसके बाद में ये फिजिकल वेरिफिकेशन का तो मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका जो डेट उन्होंने दिया है वो यहाँ पे कट ऑफ डेट, लास्ट डेट ऑफ कट ऑफ डेट तक रहेगा। अब यहाँ पे उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि 3 जुलाई के बाद अगर किसी ने किया तो नॉन कैप में रहेगा, और जो भी एप्लीकेशन कंफर्म ई स्क्रूटिनी के या फिजिकल स्क्रूटिनी में 4 जुलाई के बाद होगा तो वो भी नॉन कैप में रहेगा। मतलब 4 जुलाई ये इम्पोर्टेंट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, 3 जुलाई और 4 जुलाई वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताइए, इम्पोर्टेंट नोट बताया है कि जो भी आप ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स जो भी कैप सीट्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन और या ई स्क्रूटिनी करना कंपलसरी है, और ये जो भी आपको एडमिशन मिलेगा वो कैप के मेरिट के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अगर उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल कोटा है, रिमेनिंग वैकेंट है, या जो भी रजिस्ट्रेशन आपको जो भी एडमिशन लेना है वो रजिस्ट्रेशन करके ही लेना है, डायरेक्टली आप साइट पे या इंस्टीट्यूट पे जाके आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आप किसी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना भूल गए या फेल हो गए, ठीक है, या ई स्क्रूटिनी के अंदर आपने नहीं किया या फिजिकल स्क्रूटिनी नहीं किया, तो वो एप्लीकेशन उनके यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे और उनको उस मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब आपको कैप सीट्स का जो 3 जुलाई का डेट है उससे पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। अगर आप कैप से छोड़ के डेट में अगर किया रजिस्ट्रेशन तो याद रखें आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आप नॉन कैप कहलाए जाएंगे और आपको गवर्नमेंट की कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। अब जो भी कैंडिडेट्स SC VJDT NT मतलब ये जितनी भी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किए हैं तो उनको कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, या ST कैटेगरी का रहेगा तो ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। डिप्लोमा वाले क्या होता है वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चलता है, लेकिन यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अदर कैटेगरी के होगे तो नॉन क्रीमिलियर ये जो है इम्पोर्टेंट है, और नॉन क्रीमिलियर भी जो है वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2024 तक। अगर आपने इशू नहीं किया है तो आप अभी से अप्लाई करिए और जल्दी से जल्दी 3 जुलाई से पहले उसको क्या करिए, निकालने की कोशिश करिए ताकि आपका फॉर्म आपका एडमिशन कैटेगरी में होगा, ठीक है। याद रखें ये सारी चीज़ें। उसके बाद में EWS इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स जो है या सेक्शंस है, कैंडिडेट्स शाल प्रोड्यूस द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वहाँ पे उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट करना है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, ठीक है, एज़ पर फॉर्मेट जो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है वो इस तरह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो बोल्ड में चीज़ें लिखी है ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने विद इन टाइम ये सारी चीज़ें प्रोसेस करते वक्त अगर आपका डॉक्यूमेंट, मान लो आपका एडमिशन SC कैटेगरी में हुआ, OBC कैटेगरी में हुआ, लेकिन अगर लास्ट डेट से पहले अगर आपने नॉन क्रिमिनल सबमिट नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, अगर आपने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, तो याद रखिए आपका एडमिशन कैंसिल होता है और उसी लिस्ट में से जो भी आपको एडमिशन मिला होता है वो भी चला जाता है, ठीक है। तो याद रखें ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर कैटेगरी में एडमिशन लेना है तो आपका EWS सर्टिफिकेट होगा, आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट होगा, कास्ट वैलिडिटी होगा, नॉन क्रिमिनल होगा, वो विद इन टाइम आपको ऑनलाइन सबमिट भी करना है और वेरीफाई भी करवाना है। किसी भी हालत में मान लो आपने सबमिट किया और वेरीफाई नहीं किया तो नॉन कैप में चले जाएंगे। तो याद रखें ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सारे जितने भी फिजिकल
वेरिफिकेशन या स्क्रूटिनी सेंटर है वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर कुछ एलिजिबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। कुछ हेल्पलाइन भी यहाँ पे दी है, कुछ अगर आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है, या आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और जो भी एक्टिविटी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, संडे सैटरडे शुरू रहेगा। उसका टाइम है यहाँ पे 10 से लेके 5:30 बजे तक। तो आप किसी भी सेंटर पे जाके जो भी लिस्ट दिया है वहाँ पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे एडमिशन रिगार्डिंग। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें। जैसे मैंने पहले बताया है कि एडमिशन लेने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सॉर्ट आउट करिए। जैसे 10th मार्कशीट हो गया, HSC मार्कशीट, CET का मार्कशीट, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर, आपका आधार कार्ड, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो भी स्कैन कॉपी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि LC लिविंग सर्टिफिकेट किसी का अगर नहीं होता है तो वहाँ पे आप डोमिसाइल दे सकते हैं, नेशनैलिटी दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें, डोमिसाइल है, नेशनैलिटी है, लिविंग सर्टिफिकेट है। अगर डोमिसाइल नेशनैलिटी नहीं रहेगा तो LC पे आपका इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है। तो किसी भी कारण या बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें मतलब ये 2 डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट वो भी नहीं रहेगा, तो आपको पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एडमिशन रिगार्डिंग, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।